चलिए बच्चों, देख लेते हैं हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2024-25 का क्लास 10th का हिंदी सब्जेक्ट का पेपर। तो जो हिंदी सब्जेक्ट का जो पेपर है इसमें 80 मार्क्स का होता है ये। और इसमें सबसे पहले क्या होता है कि इसमें खंड क बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं जो 40 अंक के होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें गद्यांश है, उस गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दो। इन प्रश्नों के उत्तर देना है। गद्यांश को आपको ध्यान से पढ़ना है और ध्यान से पढ़कर तब गद्यांश के उत्तर देने हैं। तो इसमें पहला प्रश्न, आज का विद्यार्थी किसके लिए अधिक चिंतित है? तो आज का विद्यार्थी जो है वो किसके लिए अधिक चिंतित है? भविष्य के लिए। आगे प्रश्न नंबर 2, विद्यार्थी को वर्तमान की अपेक्षा भविष्य पर कम ध्यान देना चाहिए क्यों कम ध्यान देना चाहिए? क्योंकि वर्तमान ही भविष्य का आधार है। प्रश्न नंबर 3, गद्यांश में विद्यार्थियों के लिए क्या प्रेरणा दी गई है? तो इस गद्यांश में विद्यार्थियों के लिए क्या प्रेरणा दी गई है कि वर्तमान रूपी नींव मजबूत बनाना। इसमें उत्तर क सही होगा। प्रश्न नंबर 4, फोर्थ क्वेश्चन है, हे भगवान मेरा क्या होगा वाक्य में कौन सा भेद है? इसका उत्तर हो जाएगा विस्मयादि वाचक। ये अव्यय है, विस्मयादि बोधक होता है जो, उसमें प्रश्नवाचक चिन्ह भी दिया गया है, इसकी पहचान भी है। आगे प्रश्न नंबर 5, प्रस्तुत गद्यांश का उपर्युक्त शीर्षक चुनो। तो गद्यांश में जिसके बारे में जो बात कही जाती है वही उसका शीर्षक होता है। तो इसमें विद्यार्थी के लिए बात कही गई है, जो आज का विद्यार्थी है उसके बारे में बात कही गई है, तो इसका शीर्षक हो जाएगा आज का विद्यार्थी। इसका सही उत्तर होगा आज का विद्यार्थी। आगे प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसमें इन पंक्तियों को पढ़ना है पहले और फिर इनके उत्तर देना है। तो इसमें पंक्ति पढ़ने के बाद पहला प्रश्न है, कविता को सृजनात्मक कहा गया है क्योंकि। पहला उत्तर हो जाएगा क, हर परिस्थिति में सर्जक की भूमिका निभाती है, क्योंकि इस काव्यांश के आधार पर कविता हर परिस्थिति में सर्जक की भूमिका निभाती है। दूसरा प्रश्न, कविता सदा जंग लड़ती है का क्या भाव है? तो इसमें क, कविता हारे हुए को सांत्वना देने की दक्षता है। दूसरा प्रश्न ख, कविता संघर्ष की प्रेरणा है। इसका दूसरे का उत्तर हो जाएगा कविता संघर्ष की प्रेरणा है। आगे है, कविता जीना कब सिखाती है? तो इसमें इसका उत्तर क सही होगा, जब कर्मठ अकर्मण्य हो जाता है, मतलब जब कार्य करने वाला अनकर्वा हो जाता है, यानी कि बिना कार्य करने वाला हो जाता है। अब इसमें प्रश्न नंबर 4, जब निराशा और अंधकार पांव पसारता है तब प्रेरणा कहाँ से मिलती है? तो इस काव्यांश के आधार पर प्रेरणा कहाँ से मिलती है? कविता से। आगे प्रश्न नंबर 5 है, प्राजित शब्द में इत है। तो इत क्या है? प्रत्यय। ठीक है, तो इसके बाद अथवा में जो प्रश्न दिया गया है इसमें भी काव्यांश दिया गया है और ये पोयम की मतलब ये कविता है और उस कविता की जो लाइनें हैं उनको पढ़ करके फिर हमें प्रश्न अपने हल करने हैं। इसमें पहला प्रश्न है, माँ की कोख से झांकती जिंदगी को घबराहट क्यों हो सकती है? तो इसमें आ जाएगा क, उसे बाहर की असुरक्षा का आभास हो रहा था। जो मतलब माँ की कोख में जो जिंदगी पल रही थी, जो गर्भ था, उसको अपना असुरक्षा का आभास हो रहा था। आगे है प्रश्न नंबर 2। अब प्रश्न नंबर 2 है, तलवारें फूलों पर जोर आजमाने लगे तब मासूम आँखों में खौफ नजर आने लगे का क्या तात्पर्य है? तो इसका तात्पर्य है कि जब मासूमों पर अत्याचार होने लगे। आगे है प्रश्न नंबर 3, कवि के अनुसार बहुत गलत कब है? कवि के अनुसार बहुत गलत कब है? जब किलकारियों की गूंज खामोश हो जाए। जब मतलब जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं और वे खामोश हो जाएं। आगे है, कुछ भी गलत नहीं है यदि। कुछ भी गलत कब नहीं है? यदि बचपन गोद में आने लगे, यानी कि
अगर जो कोख में पलने वाले जो बच्चे हैं वो गोद में आने लगे तो कुछ भी गलत नहीं है। इसके बाद प्रश्न नंबर 5 के अनुसार, कवि के अनुसार अभी किसका वक्त है? तो कवि के अनुसार अभी किसका वक्त है? सोच विचार का। आगे है प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के विकल्प छांटकर लिखो। ये इसमें से 5 प्रश्न दिए गए हैं और उसमें से हमें कोई भी 4 करने हैं। अब जैसा कि पहला है, प्रधानाचार्य हाल में आए, विद्यार्थी शांत हो गए। इसमें हमें मिश्र वाक्य में बदलना है इसको। तो कैसे बदलेंगे? बच्चे तभी शांत हुए जब प्रधानाचार्य आए, तो ये मिश्र वाक्य हो जाएगा। दूसरा है, तुम घर गए और वह रोने लगी। इसको सरल वाक्य में परिवर्तित करो, तो इसका हो जाएगा गए, तुम्हारे घर जाते ही वह रोने लगी। ये सरल वाक्य हो जाएगा। फिर है, पिता ने पुत्र को डांटा और समझाया। ये वाक्य कैसा है? यह संयुक्त वाक्य है। आगे प्रश्न, माँ ने एक सुंदर गुड़िया बनाई है। इसमें विधेय छांटना है। अब जो इसमें उद्देश्य है वो तो है माँ ने, और इसमें विधेय क्या हो जाएगा? जो उद्देश्य से अलग जो भी होता है वो विधेय के अंतर्गत आता है। तो इसमें क्या हो जाएगा कि एक बहुत सुंदर गुड़िया बनाई है, ये विधेय हो जाएगा। आगे है 5वां प्रश्न, मूर्तिकार मूर्ति बनाने के साथ पढ़ता भी है। इसको संयुक्त वाक्य में रूपांतरण करना है। तो इसका क्या हो जाएगा? मूर्तिकार मूर्ति बनाता है और पढ़ता भी है। ठीक है, ये तो संयुक्त वाक्य हो जाएगा। आगे है प्रश्न नंबर 4। अब प्रश्न नंबर 4 में क्या है? निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के विकल्प छांटकर लिखो। इसमें से विचार करने हैं। तो पहला है, वाच्य के विषय में कौन सी बात सही नहीं है? इसमें क्या है? कृतवाच्य में अकर्मक सकर्मक दोनों क्रियाओं का प्रयोग होता है, इसमें भी होता है, ये सही है। ख है, क्रमवाच्य में क्रिया सदैव सकर्मक होती है, ये भी बिल्कुल सही है। ग, भाववाच्य की क्रिया अकर्मक अन्य पुरुष पुल्लिंग एकवचन में होती है, ये भी बिल्कुल सही है। अब इसमें है घ, वाच्य कभी परिवर्तित नहीं होते, ये सही है इसका, क्योंकि वाच्य परिवर्तित होते हैं। और इसमें हमें पूछा है कि क्या सही नहीं है, इसलिए हमारा उत्तर हो जाएगा घ। आगे है, रवि नहीं लिखता, प्रस्तुत वाक्य को भाववाच्य में बदलो। तो इसको भाववाच्य में कैसे बदलोगे कि रवि से लिखा नहीं जाता, इसका ग सही होगा। तीसरा है, रोगी चल नहीं सकता में वाच्य है, तो इसमें कृतवाच्य है, क्योंकि रोगी चल नहीं सकता। आगे है, शोभा ने फूल तोड़े, प्रस्तुत वाक्य को क्रमवाच्य में बदलो। तो इसमें हो जाएगा शोभा द्वारा फूल तोड़े गए, इसका क सही हो जाएगा, क वाला नंबर सही होगा। आगे है, क्रमवाच्य में प्रधानता होती है, तो क्रमवाच्य में किसकी प्रधानता होती है? कर्म की, इसका ख सही हो जाएगा। आगे है, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के विकल्प छांटकर लिखो। इसमें से भी 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। अब जब 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं तो किन्हीं 4 के देने हैं, तो उसमें से जो आप कर सकते हैं, बच्चों ने जो किया, जो उनसे आता था वही किया। आगे है, इसमें पहला, ईमानदार व्यक्ति की सदा विजय होती है। तो ईमानदार जो शब्द है इसको अंडरलाइन किया गया है और इसी का पद परिचय बताना है। तो ईमानदार क्या होता है? विशेषण, और विशेषण भी कौन सा? गुणवाचक विशेषण, एकवचन, पुल्लिंग, और व्यक्ति क्या है? विशेष्य, इसका ये सही होगा तीसरे नंबर का। आगे है, बीरबल अकबर के नवरत्नों में एक थे। तो बीरबल जो थे अकबर के नवरत्नों में एक थे, तो इसमें अकबर को अंडरलाइन कर दिया गया है। तो जो अकबर है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा, क्योंकि एक विशेष व्यक्ति का नाम है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, पुल्लिंग, एकवचन और संबंध कारक, ये सही होगा ग तीसरे नंबर का। इसके बाद है, मोहन साइकिल से विद्यालय जाता है। मोहन साइकिल से विद्यालय जाता है, तो इसमें साइकिल को अंडरलाइन कर दिया, जातिवाचक संज्ञा। साइकिल जो होती है वो जातिवाचक संज्ञा, स्त्रीलिंग, क्योंकि साइकिल जो आती है वो स्त्रीलिंग के अंतर्गत आती है।
एकवचन और करण कारक, क्योंकि जिस साधन के द्वारा हम किसी कार्य को करते हैं तो वहाँ पर करण कारक का प्रयोग होता है। तो यहाँ आ जाएगा जातिवाचक संज्ञा, स्त्रीलिंग, एकवचन और करण कारक। आगे है ताजमहल आगरा में है। अब आगरा को अंडरलाइन कर दिया गया। तो किसी विशेष व्यक्ति या स्थान का नाम जब हम लेते हैं तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। तो इसमें आ जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा और अधिकरण कारक, क्योंकि आगरा में विभक्ति का प्रयोग हुआ है और में विभक्ति किसके अंतर्गत आती है? अधिकरण कारक के अंतर्गत। तो इसमें आ जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा और अधिकरण कारक, इसका ऐसे ही होगा। फिर है 5वां, नवाब का लखनवी अंदाज लेखक को प्रभावित न कर सका। तो लखनवी मतलब अगर होता लखनऊ तो होता व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब इसमें आ गया लखनवी यानी कि लखनऊ के रहने वाले, तो यहाँ हो जाएगा विशेषण। और विशेषण भी क्या होगा? विशेषण, गुणवाचक, पुल्लिंग और एकवचन। यहाँ आ जाएगा ख, इसका ख सही होगा ये वाला। आगे है प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित अलंकारों में से संबंधित पंक्तियों को पहचानकर दिए गए विकल्पों में से किसी सही विकल्प को चुनो। इसमें से कोई 4 विकल्प आपको चुनने हैं। अब सही विकल्प चुनने हैं 4। अब आपको देखना है कि क्या क्या है। मानवीकरण अलंकार दिया गया है। मानवीयकरण अलंकार है सबसे पहले, इसका उदाहरण देखना है आपको। तो इसका उदाहरण हो जाएगा जो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, इसमें तो हो जाएगा रूपक। पीपर पात सरिस मंडोला, इसमें हो जाएगा उपमा। और रघुपति राघव राजा राम, यहाँ हो जाएगा अनुप्रास अलंकार। लेकिन फूल हंसे कलियां मुस्काई, इसमें हो जाएगा मानवीयकरण अलंकार। तो इसका ये सही होगा। आगे है श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार में क्या होगा कि इसमें पहला दे दिया जेते तुम तारे तेते नभ में तारे, यहाँ यमक अलंकार हो जाएगा। हरिपद कोमल कमल से, यहाँ उपमा हो जाएगा। और यहाँ होगा मंगन को देख पट देते बार बार, यहाँ होगा श्लेष अलंकार, क्योंकि इसमें श्लेष अलंकार पूछा गया है। पट का अर्थ कपड़ा होता है और पट का अर्थ किवाड़ होता है। तो एक अर्थ के साथ में, एक शब्द के साथ में 2 अर्थ चिपके हुए हैं, इसलिए यहाँ पर श्लेष अलंकार होगा। ठीक है। अब उसके बाद है अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार में क्या होगा कि मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ, यहाँ रूपक हो जाएगा। चारू चंद्र की चंचल किरणें, यहाँ अनुप्रास हो जाएगा च वर्ण की आवर्ती। अब यहाँ होगा भूप सहस 10 एक ही 12 लगे उठावन रत्न टारा, यहाँ हो जाएगा अतिशयोक्ति अलंकार। तो इसमें ग सही होगा, ये वाला सही हो जाएगा ग। आगे श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार किस अलंकार के अंतर्गत आता है? तो किसके अंतर्गत आता है? शब्द अलंकार के अंतर्गत। श्लेष अलंकार जो आता है वो शब्द अलंकार के अंतर्गत आता है। आगे है जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो जब उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है तो वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो यहाँ इसका क सही होगा। आगे है प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 में क्या है? निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दो। अब ये जो पैराग्राफ दिया गया है, जो ये काव्यांश दिया गया है, ये तुलसीदास के राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से दिया गया है और इसमें से ही प्रश्न भी पूछे गए हैं। 5 प्रश्न पूछे गए हैं, 5 के उत्तर आपको देने हैं। इसमें सबसे पहला प्रश्न है लक्ष्मण किससे संवाद कर रहे हैं? तो लक्ष्मण किससे संवाद करते हैं? परशुराम से। आगे है लक्ष्मण के अनुसार परशुराम का क्रोध अकारण है क्योंकि श्री राम ने तो धनुष को केवल छुआ ही था कि वह टूट गया। इसका ये उत्तर सही होगा ग। आगे है परशुराम जी की विशेषता नहीं है। परशुराम जी की कौन सी विशेषता नहीं है? वे बाल ब्रह्मचारी भी थे, क्षत्रिय कुल के द्रोही भी थे और अति क्रोधी भी थे। इसमें है घ, राजाओं के राजा, ये इसमें उनकी विशेषता नहीं थी। आगे है परशुराम ने अपनी भुजाओं के बल से क्या किया? परशुराम ने अपने भुजाओं के बल से क्या किया था कि भूमि को राजाओं से रहित
कर दिया था। ये इसका गैर सही हो जाएगा। आगे प्रश्न नंबर 5 इसमें दिया है, परशुराम ने अपने फरसे से किसकी भुजाओं को काटा। तो किसकी भुजाओं को काटा था, उन्होंने इस काव्यांश में बताया है सहस्त्र बाहु की भुजाओं को काटा था। इसका गैर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8, पद खंड के पाठों के आधार पर दिए गए निम्न प्रश्नों के उत्तर दो। तो इसमें निम्न प्रश्नों के उत्तर देने हैं। अब इसमें से प्रश्न क्या है, ये पहले पाठ से ही है सूरदास के पद, जिसमें गोपियों के अनुसार राजनीति कौन पढ़ आए। तो राजनीति कौन पढ़ के आए थे, श्री कृष्ण ने राजनीति शास्त्र पढ़ लिया था। गोपियों ने कहा था कि अब श्री कृष्ण ने राजनीति शास्त्र पढ़ लिया है। इसका ख सही होगा। फिर है, कवि कैसा स्वप्न देखकर जग गया। यह है आत्मकथ्य से, जयशंकर प्रसाद का जो कविता है आत्मकथ्य, उससे है ये। तो वो कैसा स्वप्न देखकर जग गया था, ऐसा स्वप्न जिसकी उन्हें प्राप्ति नहीं हुई। ठीक है, तो इसमें आ जाएगा घ, इसका घ सही होगा। फिर है प्रश्न नंबर 9, दिए गए गद्यांश पर आधारित विकल्पों के उत्तर दीजिए। ये आपका जो गद्यांश है, ये पाठ लखनवी अंदाज से लिया गया है। यशपाल जी का जो लिखा हुआ है लखनवी अंदाज, उससे ये गद्यांश लिया गया है। अब उसी से प्रश्न है, लेखक ट्रेन के सेकंड क्लास के डब्बे में क्या सोच कर चढ़ा। तो उसमें क्या सोच कर चढ़ा था कि डब्बा खाली होगा। लेखक इसलिए बैठा था उसमें कि डब्बा खाली होगा, इसलिए उसने सेकंड क्लास का टिकट लिया था। आगे है, सफ़ेद पोश से क्या अभिप्राय है। सफ़ेद पोश से अभिप्राय है भद्र व्यक्ति। इसमें कै सही हो जाएगा। आगे, बर्थ पर कौन पालथी मारकर बैठे थे। तो कौन बैठे थे, लखनऊ के नवाबी नस्ल के एक सफ़ेदपोश सज्जन, वही तो बैठे थे बर्थ पर पालथी मारकर। ठीक है, तो आगे प्रश्न नंबर 4, नवाब साहब संकोच में क्यों पड़ गए। तो इसमें आ जाएगा खीरे जैसी वस्तु का शौक करते देखे जाने के कारण है। आगे है प्रश्न नंबर 5, उपर्युक्त गद्यांश किस पाठ से लिया गया है। तो उपर्युक्त गद्यांश किस पाठ से लिया गया है, ये लिया गया है लखनवी अंदाज से। ये इसका कै सही हो जाएगा। पहला, नवाब साहब संकोच में क्यों पड़ गए। तो इसमें आ जाएगा खीरे जैसी वस्तु का शौक करते देखे जाने के कारण है। आगे है प्रश्न नंबर 5, उपर्युक्त गद्यांश किस पाठ से लिया गया है। तो उपर्युक्त गद्यांश किस पाठ से लिया गया है, ये लिया गया है लखनवी अंदाज से। ये इसका कै सही हो जाएगा। पहला ही प्रश्न। आगे है इसमें सही विकल्प। तो बच्चों, अब है प्रश्न नंबर 10, सही विकल्प छांट कर लिखो। इसमें बाल गोविंद भगत के गंगा स्नान के मुख्य उद्देश्य होता था। जब बाल गोविंद भगत गंगा स्नान के लिए जाते थे तो उनका मुख्य उद्देश्य क्या होता था, संत समागम और लोक दर्शन। आगे है, सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा निम्नलिखित में से किसके द्वारा लगाई गई। तो ये किसके द्वारा लगाई गई थी, नगर पालिका अधिकारी के द्वारा। तो हमने ये 40 प्रश्न किए जो 40 अंक के थे। अब है इसमें खंड ब वर्णनात्मक प्रश्न, ये भी 40 अंक के हैं। तो वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, तो इसलिए हम वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। ठीक है, तो बच्चों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। और अपने क्वेश्चन पेपर को उठाकर देखिए कि हमने कितना गलत किया है और कितने प्रश्न हमने सही किए हैं। ठीक है, एक बार अपने पेपर को हल करके अवश्य देखें। धन्यवाद।